तो कल हमने जो बेसिक चीज़ें देखी हैं, तो अच्छा हमने ये देखा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लोकसभा में कितने लोगों के पीछे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएगा, इसके ऊपर बात हुई हमारी? नहीं हुई। चलो ठीक है, उसको लेके बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा में ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है कि राज्यसभा में जब स्टेट को सीट अलॉट किए जाएंगे तो उसके पीछे का क्या फॉर्मूला रहेगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होगी क्या, इसका कुछ खास फॉर्मूला हमें राज्यसभा के लिए नहीं दिखता। जैसे एग्जांपल लेंगे कि यूपी से जैसे 31 मेंबर जाते हैं, 19 मेंबर महाराष्ट्र से जाते हैं, त्रिपुरा से एक मेंबर जाता है लोकसभा, तो उसके पीछे का क्या बेसिस है, मतलब क्या बेस क्या है? तो ऐसा कुछ खास बेस नहीं मिलेगा। कहा तो जाता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही, लेकिन फिर कितना पॉपुलेशन, तो ऐसा कुछ नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग लोकसभा की बात करते हैं ना, तो लोकसभा के पीछे या फिर लोकसभा में एक फिक्स फॉर्मूला है कि कितने लोगों के पीछे हमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुन के देना है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि आज हम लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है, तो बात ये हो जाती है, क्वेश्चन ये बनता है कि 543 ही क्यों, हमने उसको राउंड फिगर क्यों नहीं किए, 550 कर देते हैं, नहीं 545 कर देते हैं, 543 ये तो ऑड नंबर हुआ। तो ये जो ऑड नंबर दिख रहा है, तो ये ऐसा ऑड नंबर क्यों दिख रहा है? तो पहली बात, ये जो नंबर 543 लोकसभा के जो सीट्स है वो डिसाइड हुए हैं, उसके पीछे का जो बेस है वो है पॉपुलेशन। मतलब हमने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के पीछे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसाब से 543 इतने नंबर्स मिल रहे हैं। तो कितने पॉपुलेशन के पीछे? तो बेसिकली 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये बेस है। अब हर देश में इसी तरीके से होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इंग्लैंड चले जाओ तो इंग्लैंड में आपको इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में 665 इतने मेंबर्स मिलेंगे, जो कि भारत के लोकसभा से भी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ का बेस क्या है, वहाँ का क्या बेसिकली वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहाँ पे 75,000 के पीछे एक मेंबर, ये फॉर्मूला वहाँ लगता है। अगर हम लोग यूएस चले जाए तो यूएस में जैसे लोअर हाउस जो है उसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज 437 सीट्स हैं। तो ये जो 435 सीट्स है उसका बेस क्या है? तो उसका बेस ये है कि यूएस के स्टेट्स के 3.5 लाख लोगों के पीछे वो एक मेंबर भेजते हैं। तो हर देश में ये फंडा अलग अलग है। हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो ये कि 10 लाख लोगों के पीछे एक मेंबर हम लोग चुन के देंगे। उस हिसाब से पॉपुलेशन के बेसिस पे ये 543 जो नंबर्स है वो हमें दिख रहे हैं। उसको हम लोग फॉर्मूला मतलब इसमें एग्जांपल में भी देखते हैं कि किस तरीके से फिर भी मतलब पॉपुलेशन के पीछे ऐसे कैसे मतलब क्या निकला है। तो एग्जांपल, देश में जितने भी हैं और स्टेट का जितना भी पॉपुलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में मैं बस रख रहा हूँ, यूपी है, महाराष्ट्र है, एग्जांपल लेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। एग्जांपल के लिए अगर यूपी का पॉपुलेशन ये 1 करोड़ 80 लाख है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ये 1 करोड़ है, आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन ये 60 लाख है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि यूपी से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, महाराष्ट्र से कितने जाएंगे और आंध्र प्रदेश। और जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये 3 स्टेट्स लिए हैं, वैसे हम सारे स्टेट्स को है ना कैलकुलेट कर लेंगे भाई। सारे स्टेट का वैसे भी पॉपुलेशन मिला के ही तो देश का पॉपुलेशन डिसाइड होगा ना। तो अगर यूपी का पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख है और अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख के पीछे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सीट डिसाइड करेंगे, तो यूपी से कितने मेंबर जाएंगे? 18, है ना। सिंपल सा मामला है। महाराष्ट्र से 10, आंध्र प्रदेश से 6। तो सीधा मामला कि जितना उस स्टेट का पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में 10 लाख के पीछे हम लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट करेंगे। उस हिसाब से जितना भी पॉपुलेशन रहेगा उस हिसाब से ये नंबर मिल रहे हैं हमें 543। अब क्लियर? ठीक है, 10 लाख के पीछे हम लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट करके दे रहे हैं, उस हिसाब से ये नंबर हमें 543 मिल रहे हैं। क्लियर? जैसे आज अगर हम लोग देखें तो महाराष्ट्र से हमें यूपी से हमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे 80 सीट्स, महाराष्ट्र से 48 सीट्स, त्रिपुरा जाएंगे तो एक बस। तो डिपेंड्स कि वहाँ का पॉपुलेशन कितना, उस हिसाब से हम ये नंबर डिसाइड करेंगे। ठीक, बस एक बात एकदम क्लियर रखो, ये फॉर्मूला हर वो स्टेट में लगेगा ना
कि 10 लाख के पीछे हम लोग एक एमपी को चुन के देंगे। ये फॉर्मूला हर वो स्टेट में लगेगा जिस स्टेट का पॉपुलेशन एटलीस्ट 60 लाख है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी भी एग्जैक्ट समझ के चलो कि एग्जैक्ट किसी स्टेट का पॉपुलेशन अगर 60 लाख है, मामला क्लियर है, उस स्टेट से 6 रिप्रेजेंटर जाएंगे, सीधा सीधा मामला। लेकिन अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन ये लेस देन 60 लाख है तो फिर 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटर, ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। तो फिर क्या फॉर्मूला लागू होता है? तो उसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं, उस समय पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा उतना नंबर उस स्टेट को दिया जाएगा। अगर किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन अगर लेस देन 60 लाख है तो उस टाइम पे उस स्टेट के नंबर्स 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटर ये फॉर्मूला से नहीं डिसाइड हो गए, तो उस समय बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि उस स्टेट को कितना हमें रिप्रेजेंटेशन देना है और कितना नहीं देना है। बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल एग्जांपल दूं। 2011 की अगर हम लोग बात करें तो 2011 की सिक्किम इस स्टेट का पॉपुलेशन देश में सबसे कम है। सिक्किम का पॉपुलेशन जाता है 2011 के हिसाब से 6.5 लाख। अब आप फॉर्मूला इस स्टेट को भी लगाने जाओगे कि भाई 10 लाख के पीछे एक देना है, तो कितना मतलब 2/3 भी नहीं जाएगा मेंबर। समझ में आई ना बात? तो इस समय में क्या पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि इस स्टेट से कितने जाएंगे, एटलीस्ट एक तो दिया ही जाएगा, एटलीस्ट एक दिया जाएगा। और एक एग्जांपल दूं, समझ के चलो कि कोई XYZ स्टेट है, एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं, अगर उसका पॉपुलेशन 45 लाख जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 45 लाख है तो ठीक है राउंड फिगर हम लोग 5 मेंबर्स भेज दें। नहीं, हो सकता है कि पार्लियामेंट 6 भी भेजे। क्यों? क्योंकि इसका पॉपुलेशन लेस देन 60 लाख है, ठीक है। लेकिन किसी स्टेट का पॉपुलेशन 60 लाख से ऊपर है तो फिर सीधा सीधा फॉर्मूला 10 लाख के पीछे एक, अगर लेस देन 60 है तो फिर पार्लियामेंट विल डिसाइड, ठीक है। तो ये तो नोट करो कि अगर फॉर्मूला ये है कि 10 लाख के पीछे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ फिर से एक बात सोचने जैसी है कि हम कह तो रहे हैं कि भाई 10 लाख के पीछे एक, उस हिसाब से यूपी से 80 जाते हैं, महाराष्ट्र से 48 जाते हैं, पूरे देश भर से 543 जाते हैं। अगर हम लोग 2011 का महाराष्ट्र या फिर पहले यूपी की बात करें, यूपी का अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें तो यूपी का पॉपुलेशन जाता है, 2011 का सेंसस बताता है कि 19 करोड़ 95 लैक्स, मतलब राउंड फिगर 20 लैक्स बोल रहा हूँ मैं, 20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ ये बस यूपी का ही पॉपुलेशन है तो उस हिसाब से तो फिर यूपी से ही 200 चाहिए, है ना। अरे 20 करोड़ है ना, 10 लाख के पीछे अगर एक जा रहा है तो 1 करोड़ के पीछे 5 जा रहे हैं, यहाँ तो 20 करोड़ है ना, तो भी उतना तो जाएगा ना। फिर सेम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 2011 का सेंसस बताता है कि 11 करोड़ 23 लैक्स। तो इस हिसाब से चलो 11 करोड़ भी अगर हम लोग मोटा माटी पकड़ ले तो भी तो फिर इतने तो जाना चाहिए ना, 110 चाहिए ना। अगर हम लोग आज हमारे देश का पॉपुलेशन देखें तो देश का पॉपुलेशन गया है 150 करोड़ के पास और 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। और अगर हम लोग फॉर्मूला ये लगा रहे कि 10 लाख के पीछे एक, तो आप सोचो कि आज तो लोकसभा में 1,500 मेंबर बैठना चाहिए ना 150 करोड़ के पीछे। अभी शायद आपको पता होगा कि नया पार्लियामेंट बना है, 2023 में खड़ा हो गया हमारे कंट्री का। कोविड में जब सारा शटडाउन था फिर भी हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था, वो नहीं रुका, बाकी सब बंद था, शटडाउन था, लेकिन वो चला। 2023 में हमारा नया पार्लियामेंट बन के रेडी है, कैपेसिटी बढ़ाई गई, सीट्स नए लाए गए, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से की गई। तो आज अगर हम लोग लोकसभा का कैपेसिटी देखें तो लगभग 800 के आसपास है, 800 सीट्स है, मतलब 800 लोग बैठ पाएंगे। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आज देश का पॉपुलेशन 150 करोड़ है और 10 लाख के पीछे का फॉर्मूला के हिसाब से अगर 1500 लोग, 1500 मेंबर, 1,500 मेंबर बैठना चाहिए, तो आप सोचो कहाँ बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन आज देश का इतना है और फॉर्मूला ये लागू होता है तो फिर 543 सीट्स क्यों है, ये समझने की बात है ना। तो हमने इसके लिए एक बेस ईयर लिया है, एक फिक्स, एक पर्टिकुलर ईयर का सेंसस
हमने कंसिडर किया है और उस पर्टिकुलर ईयर जितना कंट्री का पॉपुलेशन था उस हिसाब से हम आज भी लोकसभा के सीट्स जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। और ये जो ईयर है वो है 1971। 1971 का जो सेंसस हुआ था और 1971 के सेंसस से जितना भी पॉपुलेशन था उस हिसाब से 543 जो सीट्स है ना वो अरेंज हो रहे हैं। यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48 1971 के सेंसस से हो रहे हैं, आज के सेंसस से नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए जो रिकमेंडेशन दिया था, मतलब लोकसभा के सीट्स ये 1971 के सेंसस से रहे, इसके लिए रिकमेंडेशन देने वाले जो थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था और रिकमेंडेशन ये थे कि लोकसभा एज वेल एज विधानसभा असेंबली, लोकसभा एंड असेंबली की जो सीट्स है वो 1971 के सेंसस से डिसाइड हो और उन सीट्स में 2000 तक कोई भी चेंजेस ना हो, सन 2000 तक कोई चेंजेस ना हो। तो ये जो रिकमेंडेशन गया था सरदार स्वर्ण सिंह का, ये रिकमेंडेशन मान के गवर्नमेंट ने 1976 के 42nd अमेंडमेंट से ये डिसाइड किया। 1976 42nd अमेंडमेंट से ये डिसाइड हुआ कि लोकसभा एंड असेंबली की जो सीट्स है वो 1971 के सेंसस के हिसाब से रहेंगे। कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके लिए 42nd अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया गया था कि लोकसभा एंड असेंबली की जो सीट्स हैं वो 1971 सेंसस के हिसाब से। फिर भी ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है चलो मान लेते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन रखे कि 1971 के सेंसस के हिसाब से हो और सन 2000 तक उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो सन 2000 जाके तो अभी 25 साल हो गए, तो फिर अभी भी फिर ये सीट्स अभी भी क्यों नहीं हिले, अभी भी क्या प्रॉब्लम है? तो देखो ये क्या प्रोविज़न था मामला, ये प्रोविज़न प्रोसीजर ये किया गया था, कमेटी ने ये डिसाइड किया था, कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि सन 2000 के बाद इसके बारे में सोचा जाए। तो इसके बारे में सोचा जाए तो गवर्नमेंट ने फिर लगभग 2001 में एक कमेटी अपॉइंट की, मे बी वो कमेटी थी कुलदीप सिंह कमेटी, और कुलदीप सिंह कमेटी को ये काम दिया गया कि भाई लास्ट टाइम जैसे हमने लोकसभा एंड विधानसभा की जो सीट्स हैं वो 1971 सेंसस के हिसाब से डिसाइड किए थे और सन 2000 तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले थे, सन 2000 के बाद उसमें चेंजेस हो सकते थे। तो 2001 में आपकी कमेटी है, आपने रिकमेंडेशन रखना है कि अब सामने क्या हमने इसे हिलाना है, और हिलाना है तो कौन सा सेंसस जो है वो हमने कंसिडर करना है। तो कुलदीप सिंह कमेटी के जब रिपोर्ट आउट हुए, इनके रिकमेंडेशन आउट हुए, तो इनके रिकमेंडेशन में ये था कि लोकसभा एंड विधानसभा के सीट्स ये 1971 के सेंसस के ही आधार पे हो और उन सीट्स में सन 2026 तक कोई चेंजेस ना हो, मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो 2026 के बाद होंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले तो कि क्यों ऐसे रिकमेंडेशन रखे गए हैं, हम क्यों 50 साल पुराना सेंसस कंसिडर करके चल रहे हैं आज भी। अब 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद तो हम तो साल ही ख़त्म कर रहे हैं, 2026 आ जाएगा, 2026 में एक नया कमेटी अपॉइंट होगा, कमेटी को काम दिया जाएगा कि आप बताओ क्या करना है, किस सेंसस के हिसाब से लेना है, वो कमेटी फिर देंगे जो रिकमेंडेशन देना है, उन्हें चेंजेस करना है तो करेंगे या फिर देखते हैं जो भी होगा। अच्छा, फिर अब सेम मामला ना, अगर कुलदीप सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है और अगर गवर्नमेंट ने मान लिया, तो मान लिया मतलब ऐसे थोड़ी है कि मान के हाँ ठीक है भाई 2026, उसके लिए तो लॉ लाना पड़ेगा ना, अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं हमने दिखाया है ना कि लोकसभा को 543 सीट्स हैं और वो चेंज नहीं होने वाले हैं 2026 तक, तो इसके लिए भी तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना। तो जैसे 42nd अमेंडमेंट करके हमने 1971 को ही कंसिडर करके 2000 तक चेंजेस नहीं हो गए ऐसे कंसिडर किया था, तो सेम अब इसे अगर 2026 तक पोस्टपोन करें तो उसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए 2001-2 में 84th अमेंडमेंट हुआ और 84th अमेंडमेंट ने ये डिसाइड किया कि 2026 तक कोई चेंजेस नहीं हो गए। अब देखो फॉर्चुनेटली वो अमेंडमेंट्स भी कितने सही तरीके से मैच कर रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट
सन 2000 तक पोस्टपोन कर रहा है, ट्वाइस 84th अमेंडमेंट 2026 तक। ये मतलब कोइंसिडेंटली हुआ है ना, ऐसे कोई जानबूझ के 84th अमेंडमेंट हमने उसके लिए नहीं किया, ठीक, इसे समझना। लेकिन सही में ना, आप सोचो कि जैसे अगर हम लोग इसकी भी बात करें, इंग्लैंड की बात करें या फिर हाँ इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड का 1981 या फिर 86 को कंसिडर किया गया था कि भाई ये हमारा पॉपुलेशन रहेगा। हम उनके भी 10-15 साल पहले के नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न समझना ज़रूरी है, नहीं तो ये तो बहुत ही होपलेस लग रहा है कि ये क्या है, 50 साल पर पुराना क्यों हम लोग नंबर कंसिडर करके चल रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हमने 1971 का सेंसस कंसिडर किए और हमने ये कहा कि सन 2000 तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये जब डिसाइड हुआ उसी समय और एक चीज़ डिसाइड हुआ कि सेंट्रल ने सारे स्टेट्स को ये ऑर्डर दिए कि ये आपका काम है कि आपने आपके स्टेट का पॉपुलेशन कंट्रोल रखने के लिए आपने पूरी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सपेक्टेड था कि स्टेट्स अगले 25 साल था ना उनके पास, 1976 से लेके तो 2001 तक 25 साल थे। 25 साल में भाई हम कुछ ना कुछ तो ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर ही पाते थे। लेकिन जब 2001 में कुलदीप सिंह कमेटी अपॉइंट हुई तो कुलदीप सिंह कमेटी को ये दिखा कि कुछ स्टेट्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है, बेसिकली साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अच्छा खासा कंट्रोल किया है पॉपुलेशन, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टेट्स देखें तो इनका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ, ये लगभग स्टेबल या फिर उतना ही बढ़ा है। तो अगर ऐसा है तो गड़बड़ हुई रहती, और ये गड़बड़ हुई रहती ये कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि वो स्टेट्स जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पनिशमेंट मिला रहता। कैसे, समझो, एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कैसे। समझ के चलो कि 1971 में यूपी और महाराष्ट्र के एग्जाम्पल लेंगे, फिर बिहार का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा खासा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि बिहार इस स्टेट का 1971 में पॉपुलेशन एग्जाम्पल के लिए 1 CR था एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल महाराष्ट्र का भी 1 CR ही था एग्जाम्पल। दोनों का ऑफकोर्स अलग अलग है, बिहार का कम है महाराष्ट्र से, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल। तो ऑफकोर्स फिर 1 CR के हिसाब से जितना इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था तो बिहार से भी 10 और महाराष्ट्र से भी 10, राइट। अब हमने अगले 25 साल के लिए स्टेट्स को टारगेट दे दी कि नहीं आपने आपका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कम करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है। अब एग्जाम्पल कि महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया और महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट कम हुआ, और जब सन 2001 आया तो महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 1 CR से बढ़ के हुआ बस 1.30 एग्जाम्पल। लेकिन बिहार ने बिल्कुल भी कुछ खास काम नहीं किया और बिहार का पॉपुलेशन बढ़ के हुआ 1.60 CR। और अगर कुलदीप सिंह कमेटी ने ये कहा रहता कि हाँ ठीक है 25 साल हो गए ना, एक काम करते 2001 के सेंसस से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ रहता तो अब नए सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र के हिस्से आते रिप्रेजेंटर 13 और बिहार के हिस्से आते 16। वाह वाह, मतलब जो स्टेट काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट और जो स्टेट फुर्सत से है उनको गिफ्ट ही तो है, ये अवार्ड नहीं है। समझ में आई ना बात। मतलब आपने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिप्रेजेंटेशन भी तो ज़्यादा रहेगा, और जिन स्टेट्स ने काम किया वाह भाई उनको तो कटौती हो जाएंगी। इसीलिए कुलदीप सिंह कमेटी का ये कहना था कि नहीं और 25 साल काम करने लगाओ, स्टेट्स को पॉपुलेशन को ग्रोथ रेट को कम करने लगाओ, उसके बाद 2026 के बाद डिसाइड होगा कि हम क्या सेंसस से जाए सामने। क्लियर, ये है बेसिक रीज़न। डन, चलो ऑनलाइन क्लियर होगा। ये हाउस लोअर हाउस है, मतलब जो आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उस लोअर हाउस में सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हमें कुछ सीट्स रिजर्व दिखती हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शायद कल ही हमारी इसके ऊपर बात हुई कि ये जो रिजर्वेशन मिला था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओनली, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला था ये सिर्फ 10 साल के लिए मिला था, और ये बस SC एंड ST को नहीं तो ये एंग्लो इंडियंस को भी मिला था। 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए भी रिजर्व था। मामला ये था कि ये पार्लियामेंट को राइट दिए गए थे कि आपको अगर लगता है कि 10 साल इनके रिजर्वेशन के हो रहे हैं और इस रिजर्वेशन को पोस्टपोन करना है तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके इस रिजर्वेशन को सामने बढ़ा सकती थे।
तो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन तो फिक्स है जो फंडामेंटल राइट्स में है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 330 से। ये रिजर्वेशन आज भी चल रहा है। 104th अमेंडमेंट जब हुआ 2019 में, तो 2019 के 104th अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन तो कैंसिल कर दिया, लेकिन SC ST का रिजर्वेशन अभी भी 10 साल के लिए पोस्टपोन किया गया है। ये 2030 तक लागू है। 2029 को फिर से एक बार अमेंडमेंट होगा और डिसाइड किया जाएगा कि SC ST का रिजर्वेशन सामने बढ़ाए या उसको कैंसिल कर देना। हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट करता है। इस टाइम जैसे 104th अमेंडमेंट हुआ उसको पोस्टपोन करने के लिए, लास्ट टाइम 2009 में 95th अमेंडमेंट हुआ था उसको पोस्टपोन करने के लिए, तो हर 9-10 साल में इसको लेके एक अमेंडमेंट होगा ही। तो ये जो 330 आर्टिकल रिजर्वेशन देता है लोअर हाउस में, लोकसभा में, और ये रिजर्वेशन दोनों कम्युनिटी को मिलता है, कैटेगरी को मिलता है, शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब्स भी। तो अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल लोकसभा के 543 सीट्स में से टोटल 84th कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक बात याद रखिए कि हमारे कंट्री में सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी चलता है ना, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही मेंबर चुन के जाता है। पहले ही लोकसभा इलेक्शन में बस थोड़ी गड़बड़ हुई थी कि कुछ डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी थी और कुछ तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक ही लोकसभा में ऐसा हुआ। आज ऐसे नहीं है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुन के जाएगा। इस तरीके से 543 सीट्स हमें दिखते हैं। तो अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट देखें तो आज 84 कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, मतलब 84 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के लोकसभा में रिजर्व है, 84 सीट्स। अब ये जो नंबर्स है ये हमने सारे के सारे स्टेट्स को नहीं दिया है रिजर्वेशन। देश भर में लगभग 20 स्टेट्स ऐसे हैं, 20 स्टेट जिसको रिजर्वेशन मिला है। बाकी रिमेनिंग 8 स्टेट को ये रिजर्वेशन नहीं है, मतलब शेड्यूल कास्ट को रिजर्व सीट्स नहीं है। अब क्यों 28 स्टेट्स में से 8 स्टेट को ही मिला है, 20 स्टेट को ही मिला है, बाकी रिमेनिंग स्टेट को नहीं मिला है? तो शेड्यूल कास्ट का उतना पॉपुलेशन तो रहे। आप सोचो कि अगर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 10 लाख से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के हैं तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन उतना पॉपुलेशन ही नहीं होगा तो रिजर्वेशन दे कहाँ से? तो इसलिए 20 स्टेट से 84 सीट्स हमें रिजर्व मिल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व सीट्स हमें जिस स्टेट में मिलता है वो स्टेट है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा 84 में से 17 ये तो यूपी से ही है। 84 जो टोटल सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, उसमें सबसे ज़्यादा यूपी 17। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से भी हैं 5 सीट्स हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के 5 सीट्स में जैसे एक तो रामटेक है, लातूर है, सोलापुर है, अमरावती है, ठीक है, और एक शिरडी है। तो रामटेक, लातूर, सोलापुर, शिरडी, अमरावती, ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। रामटेक काफ़ी दूर नहीं हमारे यहाँ से, नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लग के ही समझ के चलो है। तो रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, ठीक है। अब देखो मामला ये है कि रामटेक से और कोई भी बाकी कम्युनिटी कास्ट का पर्सन खड़ा नहीं रह सकता, शेड्यूल कास्ट का ही रह सकता है। अब शेड्यूल कास्ट का रह सकता है तो सीधा सीधा मामला, मतलब वहाँ भी अगर हम लोग, क्योंकि रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, महाराष्ट्र की और देश की भी। अब सोचो आप कि जैसे रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ पे भी जो अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे, पहली बात तो कोई भी पार्टी करेंगे तो शेड्यूल कास्ट ही होगा, लेकिन बीजेपी नहीं है क्या फिर वहाँ पे, है ना? बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टीज़ है, तो पार्टीज़ ही खड़ा करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बस वो SC रहेगा। तो वहाँ पे कंपटीशन बीजेपी और कांग्रेस में तो चलेगा, लेकिन SC कैंडिडेट के लिए चलेगा कि बेसिकली किस पार्टी का SC कैंडिडेट चुन किया है, ठीक है। सेम अगर हम लोग ST की बात करें तो ST को लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व है 47। एंड सेम ना, देश के सारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सीट्स रिजर्व नहीं है। लगभग 17 ऐसे स्टेट्स हैं, 17 स्टेट से ST का रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब रिजर्व दिखता है कुछ कुछ। बाकी रिमेनिंग स्टेट में ऑफकोर्स पॉपुलेशन कम, इस कारण वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा सीट देखें जिस स्टेट को है तो वो है MP। MP से सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स के 6 मेंबर जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे
महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र में 4 सीट्स है एसटी को। पालघर है, दिंडोरी है, नंदुरबार है और गढ़चिरौली चिमूर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको शायद पता होगा कि गढ़चिरौली अच्छा खासा ट्राइब एरिया है, राइट, तो वहाँ पे एक सीट रिजर्व है। दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे भी उसे देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो रिजर्व सीट्स हैं ये टोटल अगर हम लोग देखें तो 11 एंड 131, मतलब 543 में से टोटल रिजर्व सीट्स है 131। अब इसी को अगर हम लोग 543 में से निकाल दिए तो जितने रिमेनिंग बचेंगे उसको आप कह सकते हो कि उतने जनरल हैं, इतने रिजर्व हैं। ठीक है, कभी कभी कमीशन क्वेश्चन कर सकता है रैंडमली, और हमने कभी नंबर्स देखे ही नहीं रहेंगे तो हम भाई वो हो जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो इतना निकाल सकते हो आप। शेड्यूल कास्ट को 84 और शेड्यूल ट्राइब्स को 47 सीट्स रिजर्व है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के बस 84 ही मेंबर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के सिर्फ 47 ही मेंबर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जितने कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के ही खड़े रहेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल है उस जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो खड़े रह सकते हैं और चुन के आ सकते हैं। मामला ये है कि जितने सीट्स एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं और जितने ओपन हैं जनरल हैं, जनरल में अगर एससी एसटी को चांस नहीं मिलता तो दिक्कत देखो क्या हो जाती। मतलब ये तो फिक्स है कि रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व, लेकिन नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाता फिर कि नागपुर से कभी भी कोई भी एससी या एसटी कैटेगरी का पर्सन खड़ा नहीं रह सकता। समझ में आई बात? क्योंकि ये रिजर्व थोड़ी है, इसीलिए हमने उसको ओपन रखा कि भाई जो रिजर्व सीट्स है वो तो रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो जनरल सीट्स हैं वहाँ पे भी आप खड़े रह सकते हो, ये राइट दिया है। ठीक, चलो ये हुई बात रिजर्वेशन। नहीं बेटा, ये इसका हिसाब थोड़ा अलग है। लास्ट टाइम रिजर्वेशन के नंबर्स रिवाइज हुए थे 2008 में, उसके पहले लगभग 96-97 में, तो ये बीच में ही हो जाते हैं। हो सकता है काफ़ी समय से नहीं हुआ तो अभी भी हो जाए, वो रिवाइज कर सकते हैं। वो देखा जाता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है एससी एसटी का, कहाँ पे पॉपुलेशन घट रहा है। लास्ट टाइम जब रिवाइज हुआ 2008 में तो जिनको पहले 2 सीट्स थी ना उनके कम होके 1 सीट हो गई, क्योंकि ऑफकोर्स पॉपुलेशन कम हुई होगी, माइग्रेशन हुआ होगा, और कई पर्टिकुलर जगह पे सीट्स बड़े भी थे, तो लास्ट टाइम 2008 का उसको रिवाइज किया गया। गिने जाते बस सर्टिफिकेट के आधार पे, सिर्फ सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है वो। अभी तो वैसे भी इसको लेके बड़ा वो हुआ है, मतलब अभी एक हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट था लास्ट टाइम। मामला ये था कि वो लेडी जो थी वो कैटेगरी में आती थी, उसका हस्बैंड जो था वो जनरल में आता था, लव मैरिज था ऑफकोर्स, एक बच्चा, फिर डाइवोर्स या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुए दोनों अलग हुए। अब मामला ये है कि हमारे कंट्री में तो पैट्रियार्चिक सोसाइटी है, पैट्रियार्चिक सोसाइटी में फिर ये दिक्कत हो गई थी कि लड़का किस में जाएगा, जनरल में जाएगा कि कैटेगरी में जाएगा। आप उस कैटेगरी में जाएगा तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगी पढ़ाई में, इसमें उसमें। तो फाइनली उसने डाला था कोर्ट में कि नहीं भाई मेरे बच्चे का बनना चाहिए सर्टिफिकेट एससी का, मैं माँ हूँ, मैं एससी हूँ, आज वो हस्बैंड मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो डजेंट मैटर, मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। बड़ी लड़ी वो, काफ़ी समय वो केस चली। फाइनली अभी की बात 1 महीना हुआ होगा, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि हाँ अगर मदर भी अगर कैटेगरी से है तो लड़के को कैटेगरी सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो सर्टिफिकेट का ही बस बेसिस है। देन फिर से अगर हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को देखें, अलग अलग लोअर हाउसेस को देखें तो हम कुछ कंपेरिजन कर सकते हैं। हर कंट्री के लोअर हाउस का जो टर्म है, टेन्योर है, वो अलग अलग रह सकता है। जैसे अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें या फिर हम लोग कनाडा की बात करें तो इंग्लैंड एंड कनाडा के लोअर हाउस का जो टर्म है वो 5 साल का है। फिक्स 5 साल कहीं पे नहीं है, जनरली 5 साल। बताता हूँ कि ये जनरली 5 साल क्या है। अगर हम लोग यूएसए चले जाएं और यूएसए का अगर हम लोग लोअर हाउस देखें, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टर्म सिर्फ 2 साल का है। हर कंट्री का सिस्टम अलग अलग है। अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लोअर हाउस का टर्म ये लगभग जनरल कंडीशन में 5 साल का डिसाइड किया है, 5 years। लेकिन ये फिक्स नहीं है ना कि बिल्कुल 5 साल ही रहेगा, नहीं। अगर हम लोग ये कर देना कि नहीं भाई ये फिक्स है 5 साल का, तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई 5 साल मतलब 5 साल रहेगा ही लोकसभा, ऐसा नहीं है।
जनरल कंडीशन में 5 साल का इसका टर्म है, लेकिन कुछ कंडीशन में लोकसभा 5 साल होने के पहले डिसॉल्व भी हो सकता है, मतलब इसका जो टर्म है वो 5 साल से कम भी रह सकता है, और कुछ कंडीशन में यही लोकसभा 5 साल से ज़्यादा भी चल सकती है। यस, ज़्यादा भी जा सकती है। किस कंडीशन में, उसी को हम लोग समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि जैसे मैंने पहले आपको ये कहा कि कुछ कंडीशन में लोकसभा का टर्म ये 5 साल से कम भी रह सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, 6th लोकसभा आई थी 1977, मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे, जनता दल का पार्टी था। तो 6th लोकसभा अगर 1977 में आई है तो ऑफकोर्स 5 साल के टर्म का ये लोकसभा तो चलना चाहिए था 1982 को टू तक, लेकिन इसका डिसोल्यूशन हुआ 1979 में ही। लगभग 2.5 साल का ही ये लोकसभा था। 80 में फिर नया लोकसभा आया, 7th लोकसभा, फिर 8th लोकसभा 1985 में आया, फिर 9th लोकसभा आया था 1989 में। 1989 में फिर से जो लोकसभा आया था वो नॉन कांग्रेसी लोकसभा था। वीपी सिंह उसको लीड कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और सरकार जिसकी थी, जिस पार्टी की थी, एक पार्टी की नहीं थी, अलायंस की सरकार थी, उसको हम लोग कहते हैं नेशनल फ्रंट का गवर्नमेंट, जिसको वीपी सिंह लीड कर रहे हैं। 9th लोकसभा 1989 में आया है तो चलना चाहिए था 1994 तक, लेकिन ये लोकसभा 1991 में ही डिसॉल्व हुआ और 91 में फिर 10th लोकसभा आया। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 10 मतलब 5 साल का ये टर्म रहेगा ही नहीं। बहुत कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि ये लोकसभा 5 साल के भीतर डिसॉल्व हो सकती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ रीजंस दिए थे, सेम रीजंस मैं अभी फिर से रख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन बन सकती है कि लोकसभा का टर्म ये 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाए। पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि लोकसभा, और लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी है उसका गवर्नमेंट बनता है, मतलब उसी का प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उन्हीं का बनेगा। जैसे आज लोकसभा में मेजोरिटी बीजेपी का है तो ऑफ कोर्स कैबिनेट जो है वो बीजेपी का है, सीधा सीधा मामला। एक बात एकदम क्लियर रख दो, अगर कुछ भी हो जाए इस पीएम और कैबिनेट को, मतलब किसी भी कारण से पीएम और कैबिनेट डिसॉल्व हो गए तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। और सेम अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी गई तो इधर पीएम और कैबिनेट भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। मैंने शायद लास्ट टाइम आपको ये बताया था, कैबिनेट का काम सीधा रहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर डिसॉल्व हुआ कैबिनेट तो यहाँ लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाएगा, लोकसभा जिंदा नहीं रह पाएगा, सीधा सीधा मामला। तो अब ये देखते हैं कि क्या रीज़न रह सकता है कि 5 साल के पहले 5 साल के भीतर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो जैसे 1 बाय 1 हम लोग पॉइंट देखेंगे। जैसे अगर पीएम का डेथ हो गया है तो पीएम जो है ना वो है इनके शिप का कैप्टन कैबिनेट का, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर कैप्टन ही डूब गया तो शिप तो डूबेंगी, सीधा सीधा मामला है। अगर पीएम का डेथ या फिर पीएम का रेजिग्नेशन, मैक्सिमम टाइम अगर हमारे कंट्री में जैसे आज कितना 18th लोकसभा चल रहा है, 18th लोकसभा में से आपको समझ में आएगा कि 1 2 3 4 5 6 18 में से सिर्फ 6 लोकसभा ऐसी थी ना जिन 6 लोकसभा ने अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा किया, सिर्फ 6। तो बाकी रिमेनिंग 12 ये भले ही 5 दिन के पहले डिसॉल्व हुई होंगी लेकिन हुई है। तो अगर ये भले ही 5 10 20 30 पहला ही जो लोकसभा था ना, फर्स्ट लोकसभा, ये 48 डेज के पहले डिसॉल्व हुआ था। अब 48 डेज मतलब लगभग समझ के तो 1.5 महीना पहले, 5 साल खत्म होने के पहले। तो क्या कारण क्या है? मैक्सिमम टाइम लोकसभा 5 साल के 20 30 40 50 60 दिन पहले डिसॉल्व होने के पीछे का कारण प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप डिसॉल्व कर दो, अभी हो गया, हमने मन भर के काम कर लिए, अब थोड़ा इलेक्शन की थोड़ी हमारी तैयारी करने दो, नया लोकसभा का इलेक्शन है। इसको हम लोग बाद में भी समझेंगे, ठीक है, अभी तो बस रीजन रखो आप। और लास्ट एक पॉइंट डालो, अगर कैबिनेट का रखा हुआ बजट रिजेक्ट होता है तो अब इसमें से एक कोई भी अगर कारण हुआ तो उस समय में कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगा, कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगा। और कैबिनेट डिसॉल्व हुआ तो मैंने पहले कहा कैबिनेट को कुछ हुआ तो लोकसभा भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी। भले हमने इतने रीज़न रखे हैं लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि पीएम का डेथ हुआ, पीएम ने रिज़ाइन किया तो सीधा सीधा कैबिनेट डिसॉल्व ही होगा, नहीं। हम पीएम कैबिनेट में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1964 में 3rd टर्म के लिए जब प्रधानमंत्री के पोस्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनका डेथ हुआ 1964,
तब वो पीएम थे, तो पीएम थे, डेथ हुआ, तो उस टाइम पे कैबिनेट अपने आप डिसॉल्व हुआ था क्या? नहीं, बीच का रास्ता निकलता है। क्या निकलता है हम लोग बाद में देखेंगे। सेम एग्जांपल लेंगे, 2 साल नहीं हुए थे, 1966 नए प्राइम मिनिस्टर आए थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, 1966 को उनका भी डेथ हुआ, तब भी कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हुआ क्योंकि बीच का रास्ता निकाला गया था। सेम 1978 मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे 1979, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। रिजाइन दिया तो कैबिनेट तो डिसॉल्व होना चाहिए था, लेकिन तब भी डिसॉल्व नहीं हुआ, बीच का रास्ता निकाला गया। ये बीच का रास्ता क्या है हम लोग बाद में देखने वाले हैं पीएम एंड हिज कैबिनेट के टॉपिक में। क्लियर? इतने रीजंस में से कोई भी एक रीजन अगर होता है तो ये जो टर्म है लोकसभा 5 साल का, वो उसके पहले ही फिनिश हो जाएगा, और किसी कारणवश यही लोकसभा 5 साल से ज़्यादा भी जी सकती है, लेकिन एक ही सिचुएशन में जी सकती है। वो एक ही सिचुएशन में जब हमारे देश में आर्टिकल 352 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी लागू हो। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो उस टाइम पे लोकसभा पोस्टपोन की जा सकती है 5 साल से ज़्यादा भी, और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, असेंबली, लोकसभा एंड असेंबली पोस्टपोन किया जा सकता है। तो मैंने 5 साल के अंदर भीतर जो लोकसभा डिसॉल्व हुई उसका तो मैंने एग्जांपल बता ही दिया आपको कि 18 लोकसभा हुए, उसमें से हार्डली बस 6 लोकसभा ऐसे थे जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया। लगभग 12 लोकसभा तो पहले डिसॉल्व हो गए। लेकिन ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल इन द सेंस ये जो टर्म देख रहे हैं कि लोकसभा 5 साल से ज़्यादा भी रह सकती है, ये हमारे देश के इतिहास में बस एक ही बार हुआ कि जब लोकसभा 5 साल से ज़्यादा जी हैं, 5 साल से अधिक समय तक वो थी, और वो एक ही लोकसभा जो थी वो थी 5th लोकसभा। 5th लोकसभा का टोटल टर्म जो जाता है वो 5 years 10 months 6 days, एक ही लोकसभा। यहाँ पे ये समझना जरूरी हो जाएगा कि जब नेशनल इमरजेंसी शुरू रहता है तो पार्लियामेंट को ये राइट मिलता है कि पार्लियामेंट ये जो 5 साल का लोकसभा था उस 5 साल के टर्म को अमेंडमेंट करके 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। 1 साल तक, 5 का 1 साल सीधा बढ़ सकता है, मतलब 6 साल तक रह सकती है। ऐसे 1 साल का टर्म वो कितने बार भी सामने बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार बढ़ सकता है, नहीं, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, फिर बढ़ सकता है, कितने बार भी बढ़ सकता है, लेकिन 1 time 1 year। एक साथ आप जब एक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही बढ़ा सकते हो, 1 साल का टर्म, लेकिन ऐसे कितने बार भी आप सामने पोस्टपोन कर सकते हो। बेसिकली देखा जाए तो ये जो 5th लोकसभा थी ये 2 बार पोस्टपोन की गई थी, पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, लेकिन एक्चुअली ये जी है 5 साल 10 महीने 6 दिन। भले ही उन्होंने बढ़ाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अभी हम लोग इलेक्शन लेंगे, और 1977 को फिर इलेक्शन लिए गए। आपको ये समझना जरूरी है कि इतने समय तक ये लोकसभा थी, मतलब 10 महीना और 6 दिन, इतने समय वो ज़्यादा समय के लिए थी। फिर से इसे समझने के लिए आप एकदम क्लियर रखो। देखिए इमरजेंसी ना 3 टाइप के हम लोग देखते हैं प्रोविजंस में, आर्टिकल 352, 356, 360। 356 जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, कहने के लिए इमरजेंसी कहते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी का वर्ड यूज़ करना ही गलत है उसके लिए, लेकिन कहते हैं। बहुत बार तो उसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। फिर से एक टर्म है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन याद रखिए ये जो लोकसभा का टर्म पोस्टपोन हो सकता है ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही हो सकता है। 356 स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल रूल, या 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ही पोस्टपोन हो सकता है, वो भी हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि आज तक अगर हम लोग हमारे देश में देखें तो 3 टाइम इमरजेंसी लगा है। फर्स्ट टाइम लगा था 1962 को जो 67 तक चला, लेकिन इतने टाइम पीरियड तक हमने लोकसभा को पोस्टपोन नहीं किया। सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगा था 1971 में जो 1977 तक चला, लेकिन उस टाइम पे भी हमने इसको लोकसभा को पोस्टपोन नहीं किया। लेकिन थर्ड टाइम जब इमरजेंसी हमने लगाया 1975 में, तब हमने उसको पोस्टपोन किया, इतने समय तक ही थी। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से याद दिला दूं कि इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि किया जाएगा ही। क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर होगा ये मैटर।
अच्छा, मैंने मेंबर्स का कोई स्पेसिफिक ऐसा टर्म नहीं लिख के दिया, क्योंकि वो कंसिडर है भी, जब तक लोकसभा जिंदा है तब तक मेंबर्स हैं, लगभग 5 साल के लिए हैं। किसी कारण से 5 साल के पहले डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा के मेंबर्स भी 5 साल के पहले डिसॉल्व, सीधा सीधा मामला, क्लियर। यहाँ ओथ बोलिए, मेंबर्स क्या लगता है आपको किसके सामने ओथ लेंगे? ओथ लेंगे ये मेंबर्स प्रेसिडेंट के सामने या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑफिसर के सामने। तो शायद राज्यसभा के समय ही मैंने आपको ये समझाया था भाई, प्रोविज़न तो कहता है ये कि प्रेसिडेंट के सामने वो लेंगे, लेकिन सही में प्रेसिडेंट इतने 543 लोगों को क्या ओथ देते बैठेंगे क्या? तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट अपने तरफ से एक ऑफिसर अपॉइंट करते हैं और उस हिसाब से फिर ओथ दिया जाता है। वो कौन रहता है ऑफिसर हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। चलो देन डेल डालिए, इनका पोस्ट किस तरीके से वैकेंट हो सकता है? इलेक्शन हुए, मेंबर्स चुन के आ गए, 5 साल के लिए चुन के आ गए। भले हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक लोकसभा है, लोकसभा का टर्म लगभग 5 साल का है, तो मेंबर्स का टर्म भी 5 साल का है, लेकिन ऑफ कोर्स वो 5 साल लोकसभा का टर्म पूरा होने के पहले मेंबर्स किसी भी कारण से उनका जो पोस्ट है, उनका जो सीट है वो वैकेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले, अगर उस मेंबर ने खुद अपने पोस्ट का रेजिग्नेशन दिया हो, उसने खुद दिया हो रेजिग्नेशन, मतलब कहीं ना कहीं उसका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। अब कई कारण रह सकते हैं भाई, हो सकता है वो किसी और हाउस में चुन के आया हो, या फिर हो सकता है उसको हेल्थ इशू हो, जो भी है वो रेजिग्नेशन दे सकता है। लेकिन अच्छा, पहली बात आपको तो ये बताओ कि क्या लगता है वो किसे रिजाइन देगा? स्पीकर ऑफ द हाउस। वो रेजिग्नेशन देगा स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन ये जो भी मतलब एक्शन ले रहा है, रेजिग्नेशन दे रहा है, स्पीकर को दे रहा है, स्पीकर उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकते हैं। अगर स्पीकर को ये लगे कि इसको प्रेशराइज करके इससे रेजिग्नेशन लिया जा रहा है तो वो स्पीकर का राइट है, वो मना कर सकते हैं। बाकी जनरल कंडीशन में वो ले लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑलमोस्ट अब वो जो मेंबर है ना वो उससे नहीं हो रहा है, मतलब उसको हेल्थ इशू बहुत है, लेकिन फिर भी स्पीकर बोल रहा है कि नहीं बैठ यहीं पे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं प्रेशराइज किया जा रहा है शायद रेजिग्नेशन के लिए, तो वो उसको मना करेंगे। देन अगर उस पर्टिकुलर मेंबर का डेथ हुआ, पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। अच्छा, ये पोस्ट वैकेंट होगा तो इसको किस तरीके से भरा जाएगा ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, अभी रखने की जरूरत नहीं है। या हमने इन बातों को राज्यसभा में पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस लिख के दे रहा हूँ। एज इट इज है राज्यसभा के भी, हमने वो देखा था कि वैकेंट कैसे हो सकता है, सेम ही देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम से चुन के आने के बाद उसने अगर पार्टी चेंज किया है, तो याद है देखा है हमने कि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, स्पीकर लगाएंगे अगर उसने पार्टी चेंज किया, और उसका पोस्ट जो है फिर वो वैकेंट किया जाएगा, वो मेंबर नहीं रह सकता। या लास्ट पॉइंट, अगर वो मेंबर कंटिन्यूसली कितने दिन, 60 डेज अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाउस में, ठीक है, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी लागू होता है। ये 60 डेज का पीरियड कैलकुलेट करते समय बीच के कोई भी 4 डेज अगर वो हाउस किसी भी कारण एडजॉर्न होता है, तो वो बीच का जो पीरियड रहेगा 4 या 4 से ज़्यादा दिनों का, उससे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर वो सेशन फिनिश होता है तो भी वो पीरियड कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वैसे भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि कभी भी कोई मेंबर इस हिसाब से उसका पोस्ट वैकेंट होना मुश्किल है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न दिखते हैं हमें, मतलब लोकसभा के मीटिंग्स शुरू करने के लिए एटलीस्ट लोकसभा के टोटल 543 सीट्स में से कितने लोग एटलीस्ट उस दिन प्रेजेंट रहे तो हम लोग मीटिंग कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर ले पाएंगे। सेम ही है जितना राज्यसभा को लगता था, मतलब 1/10 इतने मेंबर्स अगर प्रेजेंट है तो मीटिंग हो सकता है उस दिन का या फिर नहीं। और 1/10 अगर हम लोग निकालें तो वो 54.3, मतलब राउंड फिगर 54 मेंबर्स। अब यहाँ पे कमीशन आपको ना थोड़ा सा फंसा सकता, कैसे, जैसे एग्जांपल लेंगे, हमने 2019 के 104th अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट्स का रिजर्वेशन था वो कैंसिल कर दिया, लेकिन तब तक तो था ना, तब तक था तो तब तक मतलब लोकसभा के टोटल सीट्स कितने थे, 545,
इतने थे ना, तो 545 का कोरम अगर हम लोग निकाले 110 तो उस टाइम पे वो आता था 54.5 मतलब 55, इतना ही आएगा ना। 54.5 उसका राउंड फिगर क्या आ जाएगा ना 55। पूछा जा सकता है गलती से कि 2019 के पहले का कोरम नंबर में दिया जा सकता है, रेशो तो सेम है 1/10 लेकिन नंबर कहीं ना कहीं वेरी करेंगे ना, ठीक है। तो पहले 55 अभी 54। जैसे हमने राज्यसभा के चेयरमैन देखे थे, चेयरपर्सन देखे थे, वैसे भी हमें स्पीकर देखना है लोकसभा का, लेकिन कुछ बेसिक फ़र्क हमें दिखेगा। आर्टिकल 93 क्लियर करता है कि लोकसभा के लिए एक स्पीकर रहेंगे। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए और लोकसभा के इलेक्शंस में जितने 543 इतने मेंबर जो चुन के आए हैं, उनमें से ही एक मेंबर ये स्पीकर चुने जाएंगे। अब इसको लेके मैंने इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि जितने लोकसभा में मेंबर्स चुन के आए हैं, उन चुने हुए मेंबर्स में से ही एक पर्सन ये सभापति होने वाले हैं, ये स्पीकर वहाँ होने वाले हैं लोकसभा के। राज्यसभा में ऐसी कंडीशन था क्या? नहीं। राज्यसभा के मेंबर्स को अपना स्पीकर मतलब अपना चेयरपर्सन चुनने का राइट था? बिल्कुल नहीं। जो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वही ऑटोमेटिकली यहाँ एक्स ऑफिशियो जो है चेयरपर्सन थे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ लोकसभा में जितने सीट्स आते हैं चुन के, जितने मेंबर्स आते हैं, उसमें से ही एक लोकसभा स्पीकर बाद में चुना जाएगा। उसका क्या प्रोसीजर है हम लोग बाद में देखेंगे। और इसी के साथ स्पीकर के ही साथ हमने आर्टिकल 93 में ही दिया है और वो पोस्ट है डेप्टी स्पीकर। ऑफकोर्स डेप्टी स्पीकर भी इन मेंबर्स में से ही रहेंगे। स्पीकर हाउस में है तो उस दिन चेयरपर्सन स्पीकर ही रहने वाले हैं। उस दिन डेप्टी स्पीकर ये नॉर्मल मेंबर्स में बैठेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आपको एक अलग सीट दिया गया, नहीं, आप नॉर्मल मेंबर में ही बैठोगे। बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर स्पीकर नहीं है हाउस में तो उस दिन का काम चलाने के लिए, लेकिन फिर डिप्टी स्पीकर उस दिन बनेंगे स्पीकर और उस हिसाब से काम चलेगा। बाय चांस अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर ये दोनों नहीं हैं, उस दिन प्रेजेंट नहीं है, तो एक पैनल बनेगा, जैसे राज्यसभा में पैनल बन रहा था। उस पैनल में सेम 10 मेंबर्स रहेंगे जो लोकसभा के मेंबर्स में से ही रहेंगे। और अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो उस दिन इस पैनल के 10 मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर उस दिन स्पीकर का काम देखेगा, ठीक है, कोई भी एक। तो स्पीकर है तो भाई स्पीकर ही काम देखेंगे, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर काम देखेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर दोनों नहीं है तो पैनल के 10 मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर। समझ के जो लोग उस दिन ना स्पीकर आए, ना डिप्टी स्पीकर आए, ना पैनल के 10 मेंबर में से कोई आया, तो अब क्या, तो अब सीधा सीधा मामला है, उस दिन जितने प्रेजेंट मेंबर है उस प्रेजेंट मेंबर में से कोई भी एक हम स्पीकर के नाम पे अपॉइंट करेंगे उस दिन का काम देखने के लिए, बस टेम्पररी। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ समझना ज़रूरी हो जाएगा कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही इस पैनल के 10 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर आ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही पैनल के 10 में से कोई आ सकता है स्पीकर के पोस्ट पे। लेकिन अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों पोस्ट अगर वैकेंट है तो लेकिन इन 10 मेंबर्स में से किसी को भी आने का राइट नहीं मिलेगा। उस दिन प्रेसिडेंट जो डिसाइड करेंगे वो बनने वाला है हाउस का स्पीकर। राज्यसभा में हमने ये टर्म देखा है, ठीक है। तो लिखो स्पेसिफिक, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही पैनल के मेंबर। स्पीकर का हम लोग उनका रोल एंड फंक्शन देखेंगे कि क्या बेसिकली इनके काम है। तो बेसिकली वैसे ही है जो राज्यसभा के चेयरमैन के थे, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कुछ अलग से राइट हमें यहाँ स्पीकर के मिलने वाले हैं। जैसे कॉमन चीज़ें तो हमने देखा ही है, भाई यही ऑफिसर है इस हाउस का, तो जब तक ये ऑफिसर अपनी सीट पे नहीं बैठेगा तब तक उस हाउस का काम नहीं शुरू होने वाला ना। स्पीकर ही ज़रूरी है, स्पीकर जब तक नहीं आता तब तक मतलब वो काम ही नहीं होने वाला है उस हाउस का। स्पीकर ही सारे मेंबर्स को बोलने का राइट देगा। जब तक स्पीकर किसी को परमिशन नहीं देता है तब तक कोई भी मेंबर अपने मन मर्जी से अपनी बातें वो हाउस में नहीं रख सकते। अगर रखने की कोशिश कर भी ले तो भी कोई मतलब रहेगा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि जिसे परमिशन मिला है उसी मेंबर की बोली हुई बातें जो है वो रिकॉर्ड करके रखी जाती हैं।
शायद अच्छा आपका नहीं हुआ ना, सारा चीज़ जो है ना वो इंडियन गैजेट में पब्लिश होता है। पार्लियामेंट में जितना काम चलता है वो इंडियन गैजेट में पब्लिश होता है। तो समझ के चलिए कि मोदी जी ने आज भाषण दे दिया, राहुल गांधी जी ने भाषण दे दिया, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा लोकसभा के कामों में। लेकिन उन्हें परमिशन मिला है इसलिए उन्होंने भाषण दिया, अपनी बातें रखी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई पर्सन जिसने परमिशन नहीं लिया और जिसको परमिशन दिया तक नहीं हाउस के स्पीकर ने, और वो अपनी बातें रख रहा है, मतलब नहीं है, बेवजह बड़बड़ कर रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं होने वाला, उसे कोई नोट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है स्पीकर पे कि स्पीकर अगर परमिशन देते हैं तो वो अपनी बात रख पाएंगे या फिर कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। सेम अगर हाउस में बिल रखना है तो बिल रखने के लिए भी पहले आपको स्पीकर का ही परमिशन लेना है। स्पीकर ही आपको स्पेसिफिक दिन और स्पेसिफिक समय देंगे कि आपने इस दिन इतने बजे जो है इस बिल को रखना है, स्पीकर ही समय देंगे। जिस दिन वो बिल आएगा उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए स्पीकर ही कहेंगे कि चलो इसके ऊपर अब डिस्कशन करते हैं। उस बिल पे डिस्कशन पूरा हो जाने के बाद उस बिल पे वोटिंग करने के लिए भी स्पीकर ही कहेंगे कि चलो अब वोटिंग का काम कर लेते हैं। जब किसी भी ऑर्डिनरी बिल पे या फिर किसी भी बिल पे जब वोटिंग होगी तो उस वोटिंग के फर्स्ट राउंड में वो स्पीकर जो उस हाउस का हेड है उसे वोट करने का राइट होगा क्या? जब वो एज अ स्पीकर है तो उसे फर्स्ट राउंड में वोटिंग का राइट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन देखो आपका क्या हुआ। राज्यसभा हमने याद कर ली, ठीक है, और राज्यसभा के स्पीकर को हमने बिल्कुल राइट नहीं दिया था फर्स्ट राउंड में वोट करने का। उसके पीछे के हमने दो रीज़न देखे थे। एक, वो हाउस का मेंबर नहीं है, जो हाउस का मेंबर नहीं है वो कभी वोट नहीं कर सकता। और दूसरा हमने ये रीज़न देखा था, जो स्पीकर के पोस्ट पे, चेयरमैन के पोस्ट पे है, वो कभी भी फर्स्ट राउंड में वोट नहीं करता। हाँ, अगर ये फर्स्ट राउंड है और ये अगर चेयरमैन है तो उसे फर्स्ट राउंड में वोट करने का राइट नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर इस बिल पे इक्वल वोट पड़े, एग्जांपल लेते कि उस दिन 500 लोग जो है वो प्रेजेंट थे, 500 में से 250 ने उसके साइड में, 500 ने अगेंस्ट अगर वोट किए, तो फिर अब उस बिल पे सेकेंड राउंड का वोटिंग लेना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड के वोटिंग पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन वोट कर सकता है जो चेयरमैन है, और उस वोट को हम लोग कहेंगे कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट देने का राइट लेकिन इसे है। तो हाउस के स्पीकर फर्स्ट राउंड में वोट नहीं करेंगे, सेकेंड राउंड में वोट करने का राइट उन्हीं का है, बाकी मेंबर्स का नहीं है। फर्स्ट राउंड में सारे मेंबर्स ने वोट किया, उन्होंने नहीं किया। सेकेंड राउंड में बस उन्होंने वोट किया, बाकी मेंबर्स ने नहीं किया। तो हम जो उनके रोल एंड फंक्शन में देख रहे हैं कि जैसे किसी भी मेंबर को बोलने का राइट ये देंगे, परमिशन देंगे, बिल रखने का परमिशन देंगे, बिल पे डिस्कशन, बिल पे वोटिंग, उस हाउस में जो भी मतलब डिस्टर्बेंस रहेगा उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके हाउस में पीस मेंटेन करने का काम ये इन्हीं का है, इन्हीं का है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट किसी जिसको हम लोग कहेंगे कि इनका होगा स्पीकर का, तो वो है हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर। मतलब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। बाकी तो इंडिया के भी इतना नहीं, यूएस को भी नहीं, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंग्लैंड में हर एक चीज़ जो है ना, हर एक बात जो है इंग्लैंड की, वो हिस्ट्री से पता चलती है। हिस्ट्री में सारी दबी हुई बातें हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन से सारे नॉर्म्स वहाँ पे बने हैं। सीधा सीधा मामला है। अगर हम लोग दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लेजिस्लेचर देखे तो वो इंग्लैंड का ही है। लेकिन जैसे इंग्लैंड में आज दो हाउसेस है ना, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स मतलब सिंपल लोगों का, सीधा सीधा मामला, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया का सबसे कमज़ोर सेकंड चैम्बर है, सबसे कमज़ोर बोल रहा हूँ मैं, सबसे कमज़ोर। लेकिन इंग्लैंड का लेजिस्लेचर जब बना हज़ारों साल पहले, पहली बात तो तब एक ही हाउस था और वो था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स बना था AD 14th सेंचुरी में, और तब उसको कोई मतलब उसका कोई स्टेटस नहीं था। कॉमन्स के तरफ से बस किंग को नोटिस भी कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि भाई रिक्वेस्ट जाती थी कि साहब माला किंग ये कर दो, ये बिल ले आओ, ये आदेश निकाल लो, लोगों का भला हो जाएगा। तो कॉमन्स में जितने मेंबर्स थे उन मेंबर्स में से बस एक ही को वो राइट रहता था कि वो उस डिमांड को ले जाके किंग के सामने रखे और हाथ पैर जोड़ के बोले कि देख लो साहब हो सकता है तो, और वो था स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स।
तो इसीलिए उस स्पीकर को जाना जाता था कि भाई यही रिप्रेजेंटर है हमारा जो किंग के सामने जा सकता है। तो तब से जो स्टेटस है वहाँ के सभापति का, वो स्टेटस आज भी है। और हमारे यहाँ तो आई बात तो मतलब पेपर पर फेंक देते हैं स्पीकर के सामने, कोई बड़ी बात नहीं। एक्चुअली ये बहुत रिस्पेक्ट वाला पोस्ट रहता है, लेकिन हम कहाँ रिस्पेक्ट करना जानते हैं लोगों की, हमारे कंट्री में कमी होता है। एनीवेज, ठीक है। सो इस तरीके से हमने कुछ राइट्स देखे। अच्छा, इसके अलावा भी जो मेन इंपॉर्टेंट राइट्स है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउस में अगर मेंबर्स ने डिमांड किया है, भी मेंबर ने डिमांड किया है या फिर मेंबर्स ने मिलकर डिमांड किया है कि हाउस में सीक्रेट मीटिंग है, सभापति महोदय आप हाउस में सीक्रेट मीटिंग जो है वो अरेंज कीजिए, तो फिर उस हाउस का स्पीकर ही उस हाउस में सीक्रेट मीटिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अब सीक्रेट मीटिंग मतलब ऐसा नहीं होगा लाइट वाइट बंद करके अंधेरे में बैठे हैं सब लोग, मीटिंग चल रही है, ऐसा नहीं। देखो सीक्रेट मीटिंग कैसे है, आपको उस हाउस में ना 2 चैम्बर दिखेंगे। 2 चैम्बर मतलब 2 चैम्बर नहीं, चैम्बर एक ही रहेगा। एक आपको दिखेगा ग्राउंड फ्लोर और दूसरा जो दिखने वाला है वो दिखने वाला है बालकनी। आप असेंबली में चले जाओ, आप लोकसभा में चले जाओ, आप राज्यसभा में चले जाओ, आप किसी भी हाउस में चले जाओ, इंडिया के बाहर घूमने जाओ, अमेरिका का देख लो लेजिस्लेचर, इंग्लैंड का लेजिस्लेचर देख लो, हर लेजिस्लेचर ये कॉमन है, इसी तरीके से है। एक बालकनी है और दूसरा इनका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे बैठने का, वहां सीट पे बैठने का राइट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स का है, सिर्फ मेंबर्स का। इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। बस झाड़ू मारने वाले जाएंगे, पानी देने वाले जाएंगे, नाश्ता देने वाले जाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं जा सकता है वहां पे सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बैठेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो बालकनी है वो मेंबर्स के लिए नहीं है, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए नहीं है। बहुत बार तो आपको बालकनी ही खचाखच भरी हुई दिखेंगी, ये खाली दिखेगा, इनको समय कहाँ रहता है सेशन के टाइम आने समय, तो बहुत बार तो बालकनी भरी रहती है। तो बालकनी में कौन है, तो बालकनी में प्रेस है, बालकनी में ऑफिसर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। मतलब देखो, आपको क्या लगता है कि देश ये चलाते हैं ये? भाई हर यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जिनका है ना, उनको हम लोग कहते हैं पीएम एंड हिज कैबिनेट। कैबिनेट है मतलब एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर मतलब मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है तो बेसिकली वो मिनिस्ट्री का काम पता है कौन चला रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, ऑफिसर्स है बस उसमें लगे हुए। कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो आप, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, वहाँ पे जो सेक्रेटरी रहेंगे वो बेसिकली सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, ये मिलके पूरा चलाते हैं। तो ये मंत्री कोई काम का नहीं है। मंत्री क्या बस सामने आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तू नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है ना वो डिसाइड कर रहे हैं। सारा बजट का जो काम है, बजट में सारी चीज़ें हमें कल परसों के सेशन में देखना है कि काम कैसे चलता है, तब आपको समझेगा। तो ये जितने भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं ना वो ऊपर बैठे हैं, अरे उनको बैठना ही पड़ेगा। ये तो समझ के चलो कि मंत्रियों के लिए, मिनिस्टर्स के लिए वही व्हील चेयर है, वही बैसाखी है, इनको कुछ नहीं पता। रैंडमली अगर किसी मेंबर ने सवाल कर दिया डिपार्टमेंट को लेके, गए भाई तेरे डिपार्टमेंट में ये हुआ, आंसर चाहिए हमें, क्या करेगा ये, इसको कुछ नहीं पता, ऐसे ऊपर देखेगा कहाँ है हमारा बंदा, तो वो बंदा आएगा पेज लेके, पेपर लेके नीचे दौड़ते दौड़ते, हाँ साहब ये एक काम करो, हाँ ये पेपर ले लो, ऐसा होने वाला है। ऐसे ही काम चलते हैं, यही चलाते हैं ऑफिसर्स, ठीक है। तो ऑफिसर्स बैठे हैं सारे, और इसके अलावा बैठे हैं आम लोग। आम लोग बिल्कुल मेंबर वहाँ पे लोकसभा और असेंबली के सेशन के समय में वहाँ प्रेजेंट रह सकते हैं, देख सकते हैं काम कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसके लिए पास आपको मिलना ज़रूरी है, और पासेस ही बहुत बार नहीं मिलते। जैसे अभी विंटर सेशन हुआ नागपुर में असेंबली का, सबको पता है ना, तो विंटर सेशन हफ्ता भर का ही रहता है। जैसे हर विंटर सेशन में नागपुर यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं 60, 70, 80 रोज जाते हैं, पास मिले हैं पहले से, यूनिवर्सिटी को मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी भी पॉलिटिकल साइंस के कॉलेजेस हैं उन्हें मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस को भी मिल सकता है, लेकिन बहुत क्योंकि इतना पेंडिंग रहता है ना स्कूल कॉलेजेस का कि वो नंबर ही नहीं मिलता। 6-7 दिन के तो उनके सेशन रहते, तो वो बड़ा मुश्किल है। आम लोग रहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बस आपके पास रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ किसी मेंबर ने कहा कि नहीं साहब सीक्रेट मीटिंग लेना है और बड़ा सीरियस मैटर है, हम लोग उसको सीक्रेटली डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर स्पीकर को उस बात का सीरियसनेस लगे कि हाँ भाई चलो सीक्रेट मीटिंग लेना ज़रूरी है, तो स्पीकर बस अनाउंस करेंगे कि भाई बालकनी खाली कर दी जाए,
एक ऑर्डर आएगा, बालकनी में बैठे हुए जितने आम लोग हैं, ऑफिसर्स है, प्रेस है, वो खाली कर देगा बालकनी। अब कौन बचा है? सिर्फ मेंबर्स। अब इनके बीच में मीटिंग होगा, उसे कहेंगे हम लोग सीक्रेट मीटिंग। क्लियर? ठीक है, चलो ये सीक्रेट मीटिंग वाला पॉइंट। हम जितना भी उनके राइट्स देख रहे हैं, मतलब जब तक वो नहीं बैठेंगे तब तक काम नहीं शुरू होगा। डिस्कशन करने का राइट है, वोटिंग करने का राइट है, किसी भी मेंबर को भी आप बोल सकते हो, उनको परमिशन देने का राइट है, सीक्रेट मीटिंग अरेंज करने का राइट है, पीस मेंटेन करने का राइट है। अगर पहले वो लिख लेते हैं, अगर किसी ने पार्टी चेंज किया तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करके उसका पोस्ट वैकेंट करने का राइट ये स्पीकर का ही रहता है, स्पीकर ही करता है। अभी हमने जो देखा है ना कि भाई किसी ने भी अगर पार्टी चेंज किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो पुलिस कार्रवाई नहीं होती है ना, उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। वहां का उस हाउस का स्पीकर एक्शन लेता है उनके ऊपर, जिसने भी पार्टी चेंज किया है, और स्पीकर उसका पोस्ट वैकेंट कर सकता है अगर किसी ने पार्टी चेंज किया है तो। ये भी उनके राइट का एक पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग इनके वो राइट देखें जो बस लोकसभा स्पीकर को ही है, वो राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं, उसमें से 2 पॉइंट्स हैं। उसमें से एक पॉइंट कि मनी बिल डिसाइड करने का राइट ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को ही है, ये राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं है। ये तो पॉइंट शायद हमने कल परसों ही देखा शायद। जैसे मामला ये हो जाता है कि जब भी मनी बिल के नाम से कोई बिल हम पार्लियामेंट में रखेंगे तो पहली बात तो ये सिर्फ लोकसभा में ही रख सकते हैं, पहले राज्यसभा में जा ही नहीं सकता। लोकसभा में जब उसे रखा जाता है, उसके ऊपर काम होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सभा में जब वो पास होता है और लोकसभा से जब उसे राज्यसभा भेजा जाता है तो स्पीकर डिक्लेयर करता है कि हाँ दिस इज अ मनी बिल, ये बोल के ही भेजेंगे। यही राइट है उनका खास, वही डिसाइड कर सकते हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं है। उन्होंने बोल दिया मतलब मनी बिल है, वो गया राज्यसभा। एक बार उन्होंने बोल दिया मतलब राज्यसभा के जो पावर्स है वो डिसाइड हो गए, वो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो 14 दिन के अंदर उन्हें एक्शन लेना है ना, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली पास हुआ ऐसा कंसिडर किया जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया, वापस आया फिर से लोकसभा, अब जाएगा वो राष्ट्रपति के पास। जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तब फिर से एक बार लोकसभा के स्पीकर अनाउंस करते हैं कि यस दिस इज अ मनी बिल। तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट को समझ गया कि हमें सस्पेंसिव वेटो यूज नहीं करना है, तो मनी बिल डिसाइड करने का राइट ये सिर्फ स्पीकर को ही। ठीक, ये एक स्पेशल। और दूसरा जो राइट बस लोकसभा स्पीकर को ही है वो ये कि जब भी लोकसभा राज्यसभा इन दोनों हाउस में किसी भी बिल को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसके लिए अगर जॉइंट सिटिंग अरेंज होता है तो उस जॉइंट सिटिंग का चेयरमैन, चेयरपर्सन ये कभी भी लोकसभा के स्पीकर ही हो गए। ये भी शायद हमने कल ही, ये भी राइट राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं है। जॉइंट सिटिंग अगर है तो लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं। अगर लोकसभा के स्पीकर उस दिन नहीं है बाई चांस तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हो गए। बाई चांस वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो गए। वो भी नहीं आया है तो कोई भी हाउस में से एक मेंबर होगा लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हो गए। ठीक है, ये उनके इंपॉर्टेंट राइट्स।